लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज से हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सेपरेट है, लेकिन ऐसे सेपरेट चैप्टर वाइज हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो उसके ऑथर्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलेगा और लगभग ये समकालीन ही घटना है 1950-60s की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये 1950 से 60 के दौर में आया है और ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोस्ट वर्ल्ड वार टू और पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट है। यानी कि एक तरह से ही देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो थ्योरी है उसमें एक लेटेस्ट कंसेप्ट के रूप में आया है। ऐसा ये माना जाता है कि इस टर्म को कॉइन किया गया था यूएल गोस्वामी, जो कि इंडियन थे, लेकिन ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। लेकिन यूएस और जो मतलब बाहर के जितने ऑथर्स हैं, थ्योरिस्ट हैं, वो मानते हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड यही है कि डोनाल्ड स्टोन ने इसको कॉइन किया था इस टर्म को। अभी हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो जिससे ये चीजें समझने में और थोड़ा आसानी होगी। तो 1930s का दशक था। उस समय यूएस में जानते हैं कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। तो फिलोसफी जो था लेजे फेयर स्टेट का, उसको क्वेश्चन किया जा रहा था और उसके बाद नए फिलोसफी का जन्म हुआ जिसको हम लोग वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। अब लेजर फेयर स्टेट और वेलफेयर स्टेट में क्या अंतर है कि इस समय जो लेजर फेयर स्टेट है तब का, उसमें क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होती थी। यानी कि स्टेट का रोल एक तरह से कम था। जब से वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया तब से सारी जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट ही, एक तरह से गवर्नमेंट का जो स्टेट का रोल है वो बढ़ गया। सेकेंडली, स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करने लगा। तो ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये चेंज लेके आया है। उसके बाद आता है जॉन मेनार्ड किंग्स का, एक तरह से उनका कंट्रीब्यूशन आता है। जॉन मेनार्ड किंग्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूएस को उस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से उबारने में। एक्चुअली वो इकोनॉमिक हो जाएगा, फिर भी हम बता देते हैं कि जॉन मेनार्ड किंग्स ने बोला था कि अगर आप रिसेशन से बाहर होना चाहते हैं तो आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा या जनता को पैसे मुहैया कराने पड़ेंगे, तभी जाके डिमांड क्रिएट होगा मार्केट में। अगर जनता के पास पैसा नहीं रहेगा और सरकार अगर प्रोडक्शन बढ़ाती भी है तो वो एक तरह से स्टैटिक हो जाएगा, रिसेशन ही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन कोई खरीदेगा नहीं चीज को तो फिर उधर से प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि जनता के हाथ में पैसा देना है, पब्लिक के पास पैसा बढ़ना चाहिए। इससे स्टेट के रोल को उन्होंने, कीन्स ने एम्फेसाइज किया है। तो इन्हीं का थ्योरी लगा के आज तक बहुत सारे कंट्रीज भी हैं वो रिसेशन से बाहर आए हैं। इंडिया भी कोविड के टाइम में, अभी जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी 20 लाख करोड़ का वो पैकेज दे रहा है। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन क्रिटिसाइजेशन भी होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा आए और उससे जो है रिसेशन से हम बाहर आए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी हो। तो ये इकोनॉमिक्स का बात हो गया। लेकिन जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कीन्स ने ये एम्फेसाइज किया था कि जो आप पॉलिसी बनाए उसमें गवर्नमेंट के रोल को आप एक्सटेंड करें। ठीक है, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयरिज्म है उस पर ज्यादा फोकस किया गया कि सरकार ही सब काम करेगी। ठीक है, तो जो नया पॉलिसी बना उसमें ये मानना था कि स्टेट इज द बेटर एक्टर और साथ साथ में स्टेट इज द रोबोस्ट एक्टर। ये भी माना गया है कि स्टेट जल्दी से जल्दी, जैसे मार्केट खत्म हो सकती है, रिसेशन में जा सकती है, लेकिन स्टेट के साथ ये सब नहीं हो सकता। तो स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए इकोनॉमिक एरियाज में और यही है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयरिज्म। तो ये सब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कनेक्ट होगा, आगे देखिए कैसे कनेक्ट होगा। अब 1930s-40s का ही दौर था, यूएस रिसेशन में जा रहा था, लेकिन उस समय क्या था, सोवियत यूनियन एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट लेड स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था। यानी कि डेवलपमेंट जो था वो स्टेट के द्वारा किया जा रहा था। जैसे आप यूएसएसआर की हिस्ट्री देखेंगे या कम्युनिज्म को देखेंगे तो स्टेट ही सारा चीज कंट्रोल करती है और उस समय सोवियत यूनियन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये सपोर्ट करती है कि स्टेट अगर अपना रोल बढ़ाए चीजों में, ठीक है, तो उससे डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि यूएसएसआर ने ये चीज को साबित किया था। और इसी के लक्ष्य कदम पर फिर देखिए कि इधर अमेरिका भी अपना रहा था कि नहीं, स्टेट को ही इंटरफेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सितंबर 1945 का समय था। हैरी एस ट्रूमैन जो कि 33वें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, वो आते हैं 21 पॉइंट प्रोग्राम के साथ। ठीक है, ये क्या था, वेलफेयर मेजर था, एक तरह से पैसा सरकार के द्वारा ये पैसा खर्च किया जाना था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वार टू मार्शल प्लान भी आया, यूएस के द्वारा लेके आया गया, जिसमें $13 बिलियन का फंडिंग जो है वो दिया गया यूरोप को, क्योंकि वर्ल्ड वार टू में यूरोप के
काफ़ी क्षति हुई थी, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूएसए ने फंड दिया। उसको हम लोग बोलते हैं मार्शल प्लान। मार्शलिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जॉर्ज मार्शल ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएसए के, उनके प्लान के अनुसार ये यूरोप को पैसा दिया गया था। इसलिए ये जो जॉर्ज मार्शल है, इनको बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि स्टेट का रोल जो है, स्टेट का इंटरफेरेंस है, वो एक तरह से बेटर काम करेगी। स्टेट का इंटरफेरेंस जो है वो एक तरह से बेटर पॉलिसी के रूप में उभर के आएगी। तो एक बैकग्राउंड बन रहा है। अभी देखिए कैसे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट के रोल को बढ़ाना है, तो उसी के बैकएंड में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि देखो स्टेट उस समय ये किया तो ये हुआ, ये किया तो ये हुआ। तो इसीलिए हम थोड़ा हिस्ट्री कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि स्टेट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसी समय की बात है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जो कॉलोनियल सिस्टम से आज़ादी जिनको मिली थी, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, इसमें काफ़ी वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिला था कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो नहीं था इन सब एरिया में। ठीक है, तो ये सारे नेशन इनको एक तरह से डिस्परेट ये चाह रहे थे कि हमें कुछ पॉलिसीज मिले डेवलपमेंट के लिए, कोई हमें बताए कि हम कैसे डेवलपमेंट करें, तो उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टाइज वगैरह थी नहीं। इंडिया भी उसी में शामिल था। तो इसी जंक्चर पे आते हैं हैरी ट्रूमैन और वो अनाउंस करते हैं कि हम इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेंगे पुअर कंट्रीज को। ठीक है, और इसके लिए वो बहुत सारे प्रोग्राम लेके आते हैं, जैसे .4 प्रोग्राम, जिसको कि बोल्ड न्यू प्रोग्राम भी कहा जाता है, कोलंबो प्लान। ये सब पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही बैकग्राउंड के लिए है। ये सारे प्रोग्राम जो थे एक तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ के लिए, जो 1950-60 में जो ग्रोथ हुआ है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके लिए उसके पीछे इन सब का हाथ है, यूएस का हाथ है। ठीक है, बाकी वेस्ट कंट्री का हाथ है, क्योंकि वो लोग टेक्निकल एक्सपर्टाइज, लोन, पैसा, ये सारी चीजें दे रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि स्टेट का क्या रोल है और स्टेट का रोल उस समय कैसे अच्छा माना जाता था। इन्हीं सारी चीजों के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस किया गया, जिसमें स्टेट जो है वो सेंटर है, एक जैसे फाउंटेन हेड उसको समझ लीजिए, स्टेट ही सब कुछ करेगा। चलते हैं आगे देखते हैं कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग को समझने के लिए आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखना होगा। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये 41वां लेक्चर है, लेकिन मैंने पहला लेक्चर जो शुरू किया था उसी समय ये बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलेंगे, सारे सही होंगे, ठीक है, लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन सब एक दूसरे के पूरक होंगे, जिससे कि आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इसमें 7-8 पॉइंट आएंगे और सब आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए मदद करेंगे। सबसे पहला है एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? अगर आपको किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप क्या बताते हैं कि उसमें क्या क्या मेथड अप्लाई किया गया है, क्या वैलिडिटी है, उसका स्कोप कितना है, और दो व्यू पॉइंट के बीच में आप कंपैरिजन करके उसको बताने की कोशिश करते हैं एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जैसा कि जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लोग इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं, उसका जेनरिक कंसेप्ट देखें, जनरल वे में देखें, तो इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है, यानी कि सारी चीजें सही से हो रही है कि नहीं, उसमें सरकार का नजर, जैसे आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा आपका है डेवलपमेंट फंक्शन प्रोवाइड करना, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हेल्थ, ये सारी चीजें, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो दो काम करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, तो उससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, नॉन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। क्योंकि आप नॉन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे तो उसके बाद आपको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ में आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। नॉन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में वैसी एक्टिविटीज आती हैं कि जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्रिटिकल है, यानी कि ये जरूरी है, ये होना चाहिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये चीज होना चाहिए तभी डेवलपमेंट होगा। जैसे कि ये इंक्लूड करता है डिफेंस ऑफ द कंट्री, टैक्स कलेक्शन, ठीक है, जस्टिस डिलीवरी, ठीक है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, पुलिसिंग वगैरह, ये सारे क्या है, नॉन डेवलपमेंट फंक्शन है, इससे कुछ डेवलपमेंट नहीं होता। तो जो आपको तर्क देता है कि ये नहीं, सरकार को डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर ये सब कम करना चाहिए, तो वहां आप ये सब तर्क घुसा सकते हो। ठीक है, नॉन डेवलपमेंट समझ गए हम। दूसरा है डेवलपमेंट एक्टिविटी, जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, वैसी एक्टिविटीज जिसमें हम लोग डायरेक्टली फोकस करते हैं डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए। जैसे इसमें क्या आ सकता है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन है, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है डेवलपमेंट से। तो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट फंक्शन हमने देख लिया। तो
इन दोनों को देखने से आपको ये पता चल रहा होगा कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के होने के लिए नॉन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी है, एंड वाइस वर्सा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पूरक हैं, एक रहेगा तभी दूसरा होगा, दूसरा रहेगा तभी पहला होगा। उदाहरण से समझते हैं ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम लोग प्रॉपर एजुकेशन सोसाइटी में नहीं प्रोवाइड कराएं तो आपको क्या लग रहा है कि इस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? नहीं रहेगा। तो देखिए, एक जो प्रॉपर एजुकेशन है ये क्या है, डायरेक्ट है, एक तरह से डायरेक्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रॉपर एजुकेशन एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन प्रॉपर एजुकेशन अगर नहीं रहेगा तो इससे प्रॉपर लॉ और ऑर्डर नहीं रहेगा। ये क्या है, नॉन डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट कैसे नॉन डेवलपमेंट को पूरा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको कन्वर्सली भी देख सकते हैं, अगर प्रॉपर लॉ और ऑर्डर सोसाइटी में नहीं रही है तो सोसाइटी एजुकेटेड भी नहीं होगी, प्रॉपर एजुकेशन हम लोग दे नहीं पाएंगे। यहां तक आपने समझ लिया कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और नॉन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एक्टिविटीज के अनुसार हम लोग समझे, एक में क्या एक्टिविटीज होती थी, दूसरे में क्या एक्टिविटीज होती थी। अब इस व्यू को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, जैसे वीडनर, जिसको हम लोग इस लेक्चर सीरीज में और आगे पढ़ेंगे। तो एडवर्ड डी वीडनर हैं, लुसियन पाई हैं, रिक्स को जो हमने पढ़ चुका है, ये सारे इस व्यू को सपोर्ट करते हैं। और रिक्स मानते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का दो एस्पेक्ट होता है। अब आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप बुक उठाएंगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो रिक्स बोलते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दो एस्पेक्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सुनने में, लेकिन आसान है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट कैसे आएगा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंटली गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करेगी, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट। अब आपने एडमिनिस्ट्रेशन को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, यानी कि कुछ प्रोसेस होगा जिससे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। वो क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कराना, मैनेजमेंट स्किल देना, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग देंगे, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, मैनेजमेंट स्किल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो इससे क्या होगा, जो कैपेसिटी है एडमिनिस्ट्रेशन का वो बढ़ेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट है जनरली डिलीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये एक नेसेसरी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कैपेसिटी को मतलब और बढ़ाते हैं। और इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग, टेक्निकल एक्सपर्टाइज देते हैं, मैनेजमेंट स्किल देते हैं, फाइनेंशियल स्किल देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं, ताकि ये जो पहला वाला है, ठीक है, देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड है। अगर ये पहला वाला है जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कब होगा, जब अपना डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी कि टेक्निकल एक्सपर्टीज और ये सारी चीजें बढ़ेंगी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो इफिशिएंटली गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के यहाँ पे भी पूरक हैं, ठीक है। पहला रहेगा तभी दूसरा होगा, यानी कि आप अच्छे से सर्विसेज डिलीवर करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका इफिशिएंट बनेगा। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंट कब बनेगा, जब ये सब चीजें लगाओगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करता है, एक दूसरे को मजबूत करता है। तो इसीलिए रिक्स बोलते हैं कि ये चिकन एग रिलेशनशिप है इन दोनों में, ठीक है। यानी कि मुर्गी रहेगी तभी अंडा होगा, और अंडा होगा तो फिर उससे मुर्गी बनेगी, यानी कि एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। तो चिकन एक टाइपोलॉजी जो रिक्स के द्वारा दिया गया है यही है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में, इंपॉर्टेंट क्या, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। अब हमने एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा, अब देखते हैं कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कंसेप्ट है, ठीक है, दूसरे सोसाइटी के अनुसार देखेंगे। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग आता है, ठीक है। यानी कि ये जो मीनिंग है ये रिस्ट्रिक्टेड है फॉर डिफरेंट सोसाइटी। उदाहरण के तौर पे देखें, डेवलप्ड सोसाइटी और डेवलपिंग सोसाइटी, दो का हम लोग उदाहरण लेते हैं। अगर डेवलप्ड सोसाइटी की आप बात करो तो वहां पे क्या है, एक डिजायरेबल स्टेट ऑफ लिविंग में वो लोग पहुंच चुके हैं। अगर यूएस वगैरह का एग्जांपल लो, और वो सारे जो प्रॉब्लम, जैसे रिलीजन हुआ, या ब्लैक एंड व्हाइट के बीच झगड़ा हुआ, या इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, ये सारी चीजों से उबर के
जो डेवलप्ड सोसाइटी में लोग एक डिजायरेबल स्टेट ऑफ लिविंग पे पहुंच गए हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसा हो गया है, तो उनके लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है? उनके लिए वही मीनिंग है कि इस स्टैंडर्ड पे जिस पे हम लोग पहुंचे हैं उसको कैसे मेंटेन किया जा सके। तो यानी डेवलप्ड सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का यही मीनिंग है कि मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड पे पहुंचे हैं उसको मेंटेन करना, और साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टैंडर्ड को और ज्यादा मैक्सिमाइज करना, ठीक है, और ज्यादा एफिशिएंट बनाना, और जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे वो पहुंचे हैं उसको मेंटेन करना। अब डेवलपिंग सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें लालसा है कि हम लोग कैसे सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को अपना आगे बढ़ाएं, कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम और आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो यानी कि ये सारी चीजें हम लोग का एस्पिरेशन है, हम लोग को मेंटेन नहीं करना है, हमें उस स्टेट पे पहुंचना है। तो हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है, ना कि उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। यानी कि हमको चेंज ओरिएंटेड होना पड़ेगा, गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से फिर ऊपर उठ के वहां पहुंच पाएंगे। लेकिन डेवलपिंग सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको डेवलप्ड सोसाइटी फेस करके आ चुके हैं, जैसे एथनिक स्ट्राइक हो गया, ठीक है, इंसर्जेंसी हो गया, अपराइजिंग्स हो गया, रेवोल्यूशन हो गया। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को टैकल करते हुए हमें वहां तक पहुंचना है। तो डेवलपिंग सोसाइटी के लिए यही मीनिंग है कि कैसे भी हम लोग ग्रोथ को अचीव करें, ठीक है, और उस लेवल पे पहुंचे। तो दोनों के लिए मीनिंग अलग अलग चेंज हो जाता है। अब वेस्ट ने यही सोचा, वेस्ट और यूएन को अगर बोलते हैं, वेस्ट इन द सेंस कि आप यूएस की बात कर रहे हैं, तो यूरोप उतना इंटरेस्टेड नहीं है, यूएस ही मतलब एक तरह से ग्लोबल लीडर बनते है पहले से। तो वेस्ट और यूएन ने ये रियलाइज किया कि हमारे और इनके बीच में कितना डिफरेंस है, धरती कितने गरीब हैं। तो उन्होंने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हमें, इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो इनका है इसको इफिशिएंट बनाना पड़ेगा। मतलब तथाकथित ये उनकी सोच थी। अब सोच दूसरी भी हो सकती है, वो आगे हम लोग देखेंगे कि दूसरी सोच क्या है, लेकिन अभी तक ये हम लोग ये मान के चलें कि उनका सोच यही था कि ये लोग काफी, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वीक है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो यूएसए और यूएन मिल के आए और आते हैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना दवाई लेने के लिए कि आपको ये बीमारी है, तो वो लिख के देता है कि ये दवाई आप ले लेना, इस हिसाब से उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो यही प्रिस्क्रिप्शन दिया गया यूनाइटेड नेशन और यूएस और वेस्ट, एक तरह से कहें तो वेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो यही जो प्रिस्क्रिप्शन है इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये टैक्टिक्स, ठीक है, यानी कि ये टेक्निक, ठीक है, मैनेजरियल सपोर्ट, मैन पावर, ठीक है, ये सारी जो चीजें मुहैया कराई गई उनके द्वारा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रहे कि हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अभी आगे और भी पर्सपेक्टिव, मतलब आगे और भी आपको पहलू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जो थ्योरेटिकल जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरह से थ्योरेटिकल आउटपुट है सीपीए क्या, क्योंकि सीपीए में भी आपने देखा कि फंडेड बाय यूएसए था, और वो किस लिए था कि डेवलपिंग कंट्री में जो भी प्रॉब्लम है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इफिशिएंट बनाया जाए। तो रिग्स को आप पढ़े होंगे, तो वो क्या है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के जो चेयरमैन थे, उन्होंने यूएस के द्वारा फंडिंग मिली, तो उसके बाद आके अपना एक्टिविटीज कैरी आउट किया। तो कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव हमने देख लिया कि दो सोसाइटी के लिए मीनिंग अलग अलग हो सकती हैं। वेस्ट ने यही चीजों को समझा और हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। चलते हैं आगे देखते हैं कि व्यूज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ग्रुप, ये तीसरा नंबर पॉइंट है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ग्रुप क्या है, इसमें ना जाकर हम लोग देखते हैं कि आखिर उसने क्या बोलना चाहा था। वो बोला कि अगर पॉलिटिकल और सिस्टम स्टेबिलिटी हो एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है आसानी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था। यानी कि इनका फोकस था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या था कि जो नई कॉलोनी आजाद हुई थी, तो उसमें क्या था कि जो बॉर्डर थे, बॉर्डर डिस्प्यूट था, बहुत सारी इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी। तो इसलिए क्या था कि कैसे भी ये सारी चीजें जो सुलझनी चाहिए पहले, तो उनका फोकस इसीलिए इसी पे था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां का, अगर वो पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल रहेगा तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो खुद ब खुद डेवलपमेंट होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो ये पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ग्रुप का यही मानना था कि डेवलपमेंट जो है वो सेकेंडरी है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आएगा अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो इनका हम लोग देख लिए कंसेप्ट। आगे जो हम लोग क्या ग्रुप देखे थे रिग्स वाला, तो उसका हम लोग कंसेप्ट देते हैं कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप क्या बोलता है, ठीक है। ये बोलता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग, ठीक है। अगर ये चीजें रहेंगी और इसके साथ साथ स्टेबिलिटी रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यही है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आगे नैरो व्यू आता है, नैरो व्यू, ब्रॉड व्यू आप पढ़े होंगे बुक में। तो नैरो व्यू क्या बोलता है, ब्रॉड व्यू क्या बोलता है, देखते हैं। इसके प्रोपाउंडर थे मोंटोगोमेरी, ठीक है,
मोंटोगोमरी जो है, गोमेरी या मोंटोगोमरी जो है, ये इसके एक तरह से जो ऑथर थे, इन्होंने ये अप्रोच दिया था। इनका मानना था कि अगर क्वांटिटेटिव ग्रोथ हो, ठीक है, यानी कि ये ओनली फोकस है इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, यानी कि क्वांटिटेटिव डेवलप ग्रोथ हो तो उससे क्या होगा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट के चलते जो बाकी सारी चीजें हैं उनमें भी डेवलपमेंट आएगा। अब ये इनका फोकस क्या था, केवल रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। नैरो व्यू बोलता है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो फोकस करता है क्वांटिटेटिव ग्रोथ पे, यानी कि अगर क्वांटिटेटिव ग्रोथ का मतलब है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा और ट्रिकल डाउन इफेक्ट के चलते ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अब इनके व्यू को चैलेंज करता है ब्रॉड व्यू, ठीक है। तो अब मैं उतना तो अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बचपन में आप पढ़े ही होंगे बुक में, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़िए तो और ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड व्यू बोलता है जिसमें रिग्स और पालम्बरा बोरा जो थे, ये जो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन केवल क्वांटिटेटिव ग्रोथ ही नहीं है, यानी कि आपको केवल इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही फोकस नहीं करना है बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है, ये दोनों कंपोनेंट आप अगर आप जोड़ेंगे तो आपको उसको बोला जाएगा कि ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है नॉट ओनली क्वांटिटेटिव ग्रोथ बट क्वालिटेटिव ग्रोथ। क्वालिटेटिव ग्रोथ यानी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। तो नैरो व्यू से ये कैसे अलग है ये हमने देख लिया। अब आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोलूंगा ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए एक बार गूगल करके, समझ में आ जाएगा। आगे आता है ऑर्गेनाइजेशनल व्यू, जिसमें एडवर्ड विडनर का इनका ये कंसेप्ट है। वो मानते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न वेरियस सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्रीज टू ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डेवलपमेंट, इनके अनुसार डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि वेरियन सिस्टम को, यानी वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी की सिस्टम दी है उसको अगर डेवलपिंग कंट्रीज लगाते हैं तो उससे क्या है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, ठीक है। और इस वेबरियन ब्यूरोक्रेसी को कहाँ लगाना है, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एटसेट्रा, ये सारे सेक्टर में आप वेबर के द्वारा दिए गए ब्यूरोक्रेसी के फॉर्मूलों के लगाइए और उससे जो ग्रोथ होगा, जो डेवलपमेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ये है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इनके लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन केवल यही था कि वेबरियन ब्यूरोक्रेसी का इम्प्लीमेंटेशन। आगे देखते हैं इकोलॉजिकल व्यू। अब इस पे हमने पूरा एक चैप्टर बना के रखा है 50 मिनट का, उसको जाके देखिए तो समझ में आएगा। इकोलॉजिकल व्यू क्या बोलता है कि जो वेबरियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके साथ साथ आपको साथ में इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है कि आपको एनवायरमेंट के अनुसार, ठीक है, आपको कोई भी मॉडल या थ्योरी वगैरह इंप्लीमेंट करना होगा। यानी कि वेबरियन स्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है, इसमें और भी आपको चेंज करने पड़ेंगे एज पर द लोकल सर्कमस्टांस। अब इसके बाद आता है इंडिविजुअल व्यू और ये है मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन। इसमें कौन कौन से हैं, एडवर्ड विडनर का डेफिनेशन जो है और जॉर्ज गैंट का, ठीक है, इन दोनों का जो डेफिनेशन है इसको मतलब माना गया है। विडनर बोलते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड, यानी कि आपका कोई फिक्स्ड गोल है और उसको अचीव करना है, ठीक है, यानी कि आपको स्टेटस को जहां है वहीं नहीं रहना है, आपके गोल की तरफ अग्रसर होना है। इनके लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये मीनिंग है। जॉर्ज गैंट बोलते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसमें पर्पस है, लॉयलिटी है और एटीट्यूड है। यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें रहना चाहिए। यानी कि गैंट एक तरह से बोल रहे हैं कि फोकस करना है आपको बिहेवियरल एस्पेक्ट पे। किसके बिहेवियरल एस्पेक्ट पे, आपको एम्प्लॉय या जो ब्यूरोक्रेट है उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट पे फोकस करना है। तो जो पर्पस, ये क्वालिटी और लॉयलिटी और एटीट्यूड की बात करते हैं, ये सब क्या है, बिहेवियरल एस्पेक्ट है। और ये गैंट बोलते हैं कि बिहेवियरल एस्पेक्ट जो होना चाहिए उसमें लॉयलिटी जो होना चाहिए वो टुवर्ड्स द पीपुल रहना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों के लिए आपका एक तरह से लॉयलिटी होना चाहिए, ना कि जो पॉलिटिकल लीडर है या वेस्टेड ग्रुप है या अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए या जो राजा है, किंग है, उसके इंटरेस्ट के लिए नहीं आपको काम करना है, आपको लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करना है, ठीक है। और जो पर्पस है एडमिनिस्ट्रेशन का वो उसको फोकस करना है, उसको एम्फेसिस देना है चेंज प्रोसेस पे, ठीक है। तो हमने शुरू में बोला था कि चेंज जो है वही जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से मेन पर्पस है। यानी कि हम लोग जहाँ हैं वहां से चेंज करके दूसरी स्थिति में पहुंचे। चेंज के साथ साथ ये बात करते हैं इनोवेशन का, यानी इनोवेशन इन द सेंस कि न्यू आइडियाज का, ठीक है। तो इनोवेशन और चेंज जो है
उस पे फोकस करना है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड जो है वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, एडेप्टिव रहना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड रहना चाहिए इंस्टीड ऑफ बीइंग रिजिड। यानी दूसरे शब्दों में बोलें तो ये वेबर के वेबरियन सिस्टम को एक तरह से ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप वेबरियन ब्यूरोक्रेसी को वहीं केवल लगा दें, क्योंकि वेबरियन ब्यूरोक्रेसी क्या है, सेंट्रलाइज है, रिजिड है, स्टेटस को है, मीन्स ओरिएंटेड है, सुपीरियर ओरिएंटेड है। अब ये सब बताऊंगा नहीं क्योंकि ये वेबर में पढ़ा है कि वेबर का सिस्टम जो है सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह से कमांड आएगी हायरार्की में, वो रिजिड होगा यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार होगा, स्टेटस को होगा, मीन्स पे ज्यादा फोकस होगा, एंड पे फोकस नहीं होगा, और सुपीरियर जो बोलेगा वही सही होगा। ये वेबर ने बोला था। लेकिन ये कहाँ बोल रहे हैं, गैंट बोल रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि ये जस्ट उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। यानी कि जो विडनर, ये जॉर्ज गैंट का बोलना था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सही मॉडल नहीं है इसके लिए, ठीक है, इसको बिहेवियरल पैटर्न पे फोकस करना चाहिए, और बिहेवियरल पैटर्न पे फोकस करें, साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव, गोल ओरिएंटेड, ठीक है, पार्टिसिपेटिव और डिसेंट्रलाइज और डेमोक्रेटिक अप्रोच भी अपनाना होगा, तब जाके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ पाएगा। तो अभी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इतने से कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। चलते हैं आगे देखते हैं। जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है काफी दौर से गुजरा है, यानी कि हम लोग देखा कि जैसे यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रूमैन, वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, उसके बाद से 1950s के टाइम में, तो 60s से आप देखिए कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से उदय होता है। तो वो किस किस फेज से गुजरा है और क्या क्या दिक्कतें आई हैं इस बीच में, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ये जो 1960 का दशक है ये डेकेड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने इसको काफी सिग्निफिकेंट डेकेड माना। हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो है वो एक तरह से डाइकोटोमस व्यू लेके आते हैं, ठीक है। डाइकोटोमस व्यू क्या है कि दो चीजों में अपनो अंतर स्पष्ट करना है, इसको बोलते हैं डाइकोटोमस व्यू। तो जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन है यूएसए के, वो दो चीज में बांटते हैं, दो व्यू लाते हैं, एक है वेस्ट और दूसरा है रेस्ट। वेस्ट इन द सेंस कि यूएस यूरोप की ये बात करते हैं, और रेस्ट में जैसे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये बोलते हैं कि जो वेस्ट है वही बेस्ट है, ठीक है, और जो रेस्ट है वो एक तरह से अनहैप्पी है, वो सही नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को एक मैं यूनिडायरेक्शनल अप्रोच देता हूं, आपको कहाँ बढ़ना है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको वेस्ट की तरफ बढ़ना है। ये कंसेप्ट नहीं है, ऐसे ही मिला दिया गया ऑथर के द्वारा। तो वेस्ट, ट्रूमैन यही बोलते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको वेस्ट की तरफ बनना है, यानी कि उनको यही मार्गदर्शन देते हैं कि जो हम टेक्निक और आइडियाज अप्लाई कर रहे हैं वही आप भी अप्लाई कीजिए, ठीक है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा कीजिए, और आप लोग का गोल यही होना चाहिए कि हम कैसे वेस्ट की तरह बने, ठीक है। तो जो भी रेस्ट जो थे, यानी कि जो भी रेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन्होंने बोला कि भाई इतना बड़ा आदमी है तो कुछ ना कुछ सुपर पावर है, तो बोल रहा होगा तो सही ही बोल रहा होगा। तो वो लोग मान गए इस बात को, उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। तो इसलिए वेस्ट क्या करता है कि जो टेक्निकल, मैनेजरियल और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, और बोलता है कि आपको मॉडर्नाइजेशन लाना है। कैसे लाना है? स्टेट लेड ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से, यानी कि ब्यूरोक्रेसी ही सब कुछ लेके आएगा, ठीक है, सरकार ही सब काम करेगी, तो नेता थोड़ी करेंगे, ब्यूरोक्रेसी ही करेगी। तो ये बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ही फंक्शन करेगी, और ब्यूरोक्रेसी को स्टेट फंड करेगा, स्टेट कंट्रोल करेगा, और उससे ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो वेबरियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे। हालांकि अगर इंडिया के केस में देखेंगे तो कॉलोनियल सिस्टम था, वो लगभग उसी टाइप का था, तो एक तरह से वेबरियन सिस्टम ही था, तो हम लोग उसी के लेगेसी को फॉलो करते हैं। लेकिन बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वहां से आपको ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इस समय इंस्टॉल हुआ, ठीक है। अब आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे कि कोई किसी ने, जो जॉर्ज गैंट थे, उन्होंने क्या किया था, ब्यूरोक्रेसी वेबरियन मॉडल को क्रिटिसाइज किया था। तो वही आगे इस नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि ये कॉन्ट्रेरी है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी है, उल्टा है, किससे? थ्योरेटिकल डेवलपमेंट से। यानी कि थ्योरिस्ट कुछ और बोल रहे हैं और आप कुछ और बोल रहे हो। थ्योरिस्ट बोल रहे हैं कि इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। लेकिन आप क्या है, वेबरियन मॉडल दे रहे हो, वो तो रिजिड है, वो तो सेंट्रलाइज्ड है, तो वो तो उल्टा है, ये नहीं इसके। लेकिन आप ये मॉडल दे रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि रेस्ट के पास, जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के पास था, उनके पास और कोई चारा नहीं था, ठीक है। तो वो इस स्ट्रेटजी के साथ बढ़ते हैं आगे 1960 के दशक में, और डेवलपिंग नेशन ये सारी चीजें अडॉप्ट करते हैं। चलते हैं आगे।
60 के बाद दूसरा डेकेड आता है 1970s का, इसको डेकेड ऑफ क्राइसिस भी बोला जाता है। अब लेट 1960 और अर्ली 1960 में काफ़ी क्राइसिस हुई, जैसे एनर्जी क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ, पोल्यूशन चारों तरफ था, ठीक है। यानी कि जो भी होप, एस्पायरेशन और एक्सपेक्टेशन आपको 1960 में जो यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा दिखाया गया था, वो एक तरह से क्राइसिस में तब्दील हो गया था। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी वो उनको लगने लगा कि जो भी ये बताए गए हैं, ठीक है, वो सही नहीं है, यानी कि वेस्ट में एवरीथिंग इज नॉट राइट, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसा लगा कि हम लोग पहले से ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ गए हैं इस सिस्टम को अपना के, ठीक है। हमें प्रॉब्लम को कम करना था, रिड्यूस करना था ये मॉडल अपना के, लेकिन हम तो और ज्यादा समस्या में पड़ रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो थे उनको डाउट होने लगा, कि इनके विजडम पे डाउट होने लगा कि ये कुछ गलत कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, इसमें कुछ साजिश तो नहीं है, या ऐसा सोच के वो लोग डाउट करने लगे जो डेवलपिंग नेशन थे, ठीक है। और इसी जंक्चर पे एक थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी और मास्टर पपेट थ्योरी, ठीक है। अब इसको समझिए तो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ये जो सारे रीजन के चलते, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री जो उनका प्रॉब्लम और बढ़ता चला गया कम होने की जगह, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स मिल किया है और उन्होंने एक थ्योरी बनाया, डिपेंडेंसी थ्योरी। ये थ्योरी करता है कि वेस्ट जो है डेवलपमेंट के नाम पे न्यू इंपीरियलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा है। इंपीरियलिज्म क्या था? जो कॉलोनिज्म था, ठीक है, यानी ट्रेड के अनुसार लोगों को गुलाम बनाया गया, ठीक है, उसी का ये नया रूप है न्यू इंपीरियलिज्म, ठीक है। यानी कि वेस्ट अभी भी हम पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हम तो कॉलोनियल सिस्टम से आजाद हुए हैं, लेकिन वो हमें ये डेलिबरेटली ऐसा मॉडल देके हमें और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उस पर न्यू इंपीरियलिज्म, एक तरह से कॉलोनिज्म ही करने की कोशिश कर रहा है। उनका ये मानना था डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट का कि ये जो डिजाइन दिया गया है ये डेलिबरेटली ऐसा बनाया गया है ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अंडर डेवलप्ड रहे और वेस्ट जो है उनसे फायदा लेता रहे। ग्लोबलाइजेशन हो गया, जो भी चीजें हो गई, या अपना माल पहुंचा के, या बहुत सारी चीजों से वेस्ट जो कम, यही पर्पस है कि इनको मैं उलझाए रखूं, इनको दबा कर रखूं, ठीक है, और ये और भी नीचे चलते जाएं और हम जो है ऊपर उठते चले जाएं। तो इस एक तरह से न्यू इंपीरियलिज्म ये खेलना चाहते हैं, ठीक है। इस थ्योरी से जो प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं वो गलत है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी मतलब एक तरह से इसको मास्टर पपेट थ्योरी भी बोला जाता है, दोनों एक ही है। तो इनका यही मानना था कि इनका जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो आइडियाज दिया गया है यूएस के द्वारा, वो एक तरह से नियो इंपीरियलिज्म लाने की कोशिश किया गया है। डिपेंडेंसी इसलिए कि हम लोग पे डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, हमको उनके मॉडल पे, उनके थ्योरी पे, उनके नेशन पे फिर डिपेंडेंट होना पड़ेगा हर चीज के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 1970 का दशक था इसमें काफी हीटेड डिबेट हुआ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये सब हीटेड डिबेट का टॉपिक यही था कि जो प्रिस्क्रिप्शन जो दिया गया है वेस्ट के द्वारा रेस्ट को, ठीक है, वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो इसी पे बहुत सारी चर्चा हुई, ठीक है। अब डिकेड ऑफ क्राइसिस एंड डिबेट्स, ठीक है, ये 1980s के दशक है। अब ये डिपेंडेंसी थ्योरी में बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, तो वेस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड कुछ खास नहीं किया, केवल उनका लिप सर्विस था। बोले कि वेस्ट जो सॉल्यूशन दिया है उसमें कोई भी गलती नहीं है, यानी कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पूरी तरह से सही है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इसको ट्रू स्पिरिट और सिंसियरिटी के साथ फॉलो नहीं किया है, जिसके चलते ये सारी चीजें आ रही हैं। यानी कि वेस्ट बोल रहा है कि जो फेलियर है उसके रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज ने इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसलिए हमारा प्रिस्क्रिप्शन सही है लेकिन आपने इम्प्लीमेंटेशन गलत किया है, इसीलिए ये गलती आपकी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आयरॉनिकली क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, जो भी वेस्ट ने एक्सप्लेन किया कि ठीक है हमारी ही गलती है। क्या करोगे, मजबूत आदमी है जो बोलता है तो वो मानना ही पड़ेगा। तो यूएस जो बोला उसको जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो माने कि चलो हमारी ही गलती है। आगे आता है डिकेड ऑफ गुड गवर्नेंस, 80 के बाद या 90 का दशक आता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो मान लिए थे इस बात को कि जो आप बोल रहे हैं कि नहीं आपका प्रिस्क्रिप्शन सही है, हमें में ही कुछ गलती होगा। क्यों मान लिए ये चीज? इसके पीछे एक कारण था कि यूएसएसआर का 1989 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है। यानी कि यूएसएसआर जो है वो सोवियत संघ जो है वो टूट के फिर अलग अलग देशों में बट गया था, और उसके बाद रसिया जो है वो उभर के आया, जो उसके लेगेसी को आज भी ढो रहा है। तो अब जो था बाइपोलर वर्ल्ड से एक तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड में बन गया था, ठीक है। तो अभी वर्ल्ड ने एक्नॉलेज किया कि जो सक्सेस है वेस्ट का ईस्ट के ऊपर, यानी कि वेस्ट अगर गलत रहता, ठीक है, तो वो भी गर्त में जाता, लेकिन वेस्ट सही है। क्योंकि देखो यूएसएसआर का कैसे डिसइंटीग्रेशन हो गया, लेकिन वेस्ट का जो मॉडल है वो आज भी सक्सेसफुल है। तो इसीलिए लोगों ने माना कि नहीं, जो अमेरिका बोल रहा है वही सही है, ठीक है।
तो अभी 1990 के दशक में अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। इस समय क्या हुआ था कि एक तरह से चर्चा चल रही थी रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट को अपना जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को घटाएगी, यानी कि साइज में स्टेट कम होगी लेकिन रोबस्ट होगी, लीन गवर्नमेंट बस स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ठीक है। उस तरह से कॉन्सेप्ट आया था कि ब्यूरोक्रेसी को हम लोग रोलिंग बैक करेंगे, यानी कि स्टेट जो हर एक पब्लिक सेक्टर या सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, ठीक है, उन सब चीज़ों से बाहर हटेगा और प्राइवेट सेक्टर को मौका देगा, मार्केट को मौका देगा जो अपना खेल खेलें, और स्टेट इन सब चीज़ों से फोकस से इन सब से पीछे हटेगा। तो 1990 के दशक में ये रहा था। अभी क्या है, 1990 में ये भी काम हुआ कि जो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन था, यानी कि हम लोग जो ओवर रिलायंट थे फैक्ट्रीज पे या इस सब सिस्टम पे, प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस था, उससे फोकस अब धीरे धीरे गुड गवर्नेंस में चेंज होने लगा। पीपुल का, यानी कि लोगों की नीड क्या है, जरूरत क्या है, उसके अनुसार जो है गवर्नमेंट काम करने लगी, ठीक है। यानी कि हम लोग इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर की तरफ भी शिफ्ट हुए, थोड़ा थोड़ा अर्बन से रूरल की तरफ ठीक हुए, और कैपिटल टू ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल इन द सेंस कि जो मशीन से ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ भी ट्रांसफर हुए, कि लोगों के भी कुछ उनको भी ट्रेनिंग दी जाने लगी उस समय से, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी फोकस होने लगा, और इमीडिएट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस होने लगा। इमीडिएट यानी कि अभी से सब यूज करके डेवलपमेंट हो जाओ, भविष्य के लिए भी कुछ रखो, तो फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फिक्स हुआ। ऐसा अब लोगों को, नेशंस जो थे उनको समझ में आने लगा कि जो नॉलेज, टेक्निक और आइडिया थे उनको हम लोग ऊपर से नहीं इम्प्लीमेंट करना है, हमको इसको ग्रास रूट पे पहुंचाना है। तभी आप देखेंगे कि 1993 टाइम पे अभी पंचायत आया, ग्राम सभा आया, ठीक है। अब जो नीति आयोग जो उस समय जो था, प्लानिंग कमीशन, वो लाभ ना बना के अब नीचे ग्रास रूट पे भी होने लगा कि ठीक है, ग्राम सभा भी अपना प्लान बना सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्लानिंग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसी के बाद आई। ऐसा लगा कि नहीं, ऊपर से हम लोग प्लानिंग करके कुछ नहीं कर पाएंगे, ग्रास रूट लेवल पे ये जो है नॉलेज, एक्सपर्टाइज ये पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। तो अब जो अप्रोच था वो पार्टिसिपेटिव था और फ्लेक्सिबल था, ठीक है, डिसेंट्रलाइज और सस्टेनेबल था, ठीक है। यानी कि एक शब्दों में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए तो हम लोग ब्लू प्रिंट अप्रोच से आगे जा रहे थे लर्निंग प्रोसेस अप्रोच पे। ब्लूप्रिंट अप्रोच क्या होता है कि जो पेपर पे जो लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट है, उसी के अनुसार हम काम करना है। और लर्निंग प्रोसेस अप्रोच क्या है कि प्रोसेस के टाइम पे ही लर्न करना, यानी कि किसी को काम करते करते सीखना, यानी कि इस काम में गलती भी हो सकती है। तो लर्निंग प्रोसेस अप्रोच ये है, ठीक है, कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अगर कुछ आ रहा है तो हम उसे फीडबैक ले रहे हैं और अपने आप में चेंज भी ला रहे हैं। यानी कि एरोप्लेन अप्रोच से इसको शिफ्ट करना था हेलीकॉप्टर अप्रोच। एरोप्लेन अप्रोच क्या है, जो मैंने बताया कि प्लानिंग कमीशन जो सब चीज कर दे रही है ऊपर ऊपर, उसको बोलेंगे एरोप्लेन अप्रोच। हेलीकॉप्टर अप्रोच क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, नीचे की तरफ, नीचे को इंपावर करना, यानी कि हम लोग का फोकस गुड गवर्नेंस में शिफ्ट हुआ यहां से वहां पे, ठीक है। यानी कि ये सारे जो चीजें हो रही थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, जैसे मैंने पहले बताया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या बोलता था कि जो मार्केट प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी कि मार्केट जैसे फंक्शन करती है उसके प्रिंसिपल्स को, यानी मैनेजमेंट टेक्निक वगैरह को स्टेट में इंक्लूड किया जाए। यानी कि स्टेट शुड फंक्शन एज on those guidelines on which market operates, यानी कि मार्केट के प्रिंसिपल को स्टेट में ब्यूरोक्रेसी में लाना, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इसको रेफर किया फेजेज ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये सारे दौर को वर्ल्ड बैंक बोलता है कि ये गुड गवर्नेंस है। लेकिन अब इन सब चीजों के बावजूद भी काफी स्कॉलर्स थे इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, एनपीएम को और गुड गवर्नेंस के टिकट को। वो बोलते थे कि ये जो एनपीएम है या ये सारी चीजें हैं, ये ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल है, ठीक है, वही पुराना वाइन है, इसको हमने नए बोतल में डाल दिया है गया है, ठीक है। क्योंकि इनका मानना था कि गुड गवर्नेंस प्रोमिस तो कर रहा है कि ये पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक है, ठीक है, नॉन ब्यूरोक्रेटिक है, यानी कि मल्टी एक्टर पैराडाइम है, इसमें बहुत लोगों की सहमति है, मिली हुई है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन इन सब थ्योरिस्ट ने काफी क्लोजर एनालिसिस किया, वहां से पता चला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो सिमिलर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को अपना रहे थे जो 1960s में था, ठीक है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी तब भी 1960 में थी और अब भी यही है, देयरफॉर इट वाज बाउंड टू बी डूम, इसलिए इसका नाश होना जो है वो तय था। ये दूसरे स्कॉलर्स बोल रहे हैं गुड गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में। तो ये हमने 4 दशक देखे कि कैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक फेज से दूसरे फेज से तीसरे फेज पे आ रहा है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। जैसे सबसे पहला है एथनोसेंट्रिक एंड यूरोसेंट्रिक। यूरोसेंट्रिक यानी और एथनोसेंट्रिक का मतलब कि इसका जो सेंटर है, यानी कि जो थ्योरी बनी है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट बना है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में रूट नहीं हुआ है।
वो कहाँ से बन के आया है, ये वेस्ट में ही लोकेटेड था और उसी को हम लोग लेके यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है। यानी कि ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, इसमें इंडिजिनियस कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यूएस में नक्सलिज्म और कास्ट रिलीजन ये सब चीजें नहीं है ना, लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे तो इन सब चीजों को देख के बनाएंगे ना, क्या करना है। तो वो जो उनके आइडियाज को, जो एथनोसेंट्रिक था, जो यूरोसेंट्रिक था, यानी कि यूरोप और यूएस में किसी खास ट्रेडिशन, किसी खास सेटअप में जो बनाया गया था वो चीज, वो अगर हम लोग लेके यहाँ आ रहे हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म यही है कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिजिनस नहीं है। ठीक है, ये यूरोप और यूएस की पैदाइश है। दूसरा वो है क्रिटिसिज्म कि डीए इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। डीए का मतलब डीए इज रिलायंट ऑन ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी ही एकमात्र जरिया थी और इसी पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिलाय कर रहा था। यानी कि ये स्टेटस को और ओल्ड वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी को ही ये मान रहा था। तो ओल्ड वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी क्या मानता था, सेंट्रलाइजेशन में, टॉप डाउन अप्रोच में, जो सीनियर होगा सुपीरियर वही कमांड देगा, नीचे आएगा, लाइन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड। ठीक है, तो ये जो है इसको ऐसा माना गया कि ये ब्यूरोक्रेसी पर रिलाई कर रहा है, इसीलिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सक्षम नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट और ब्यूरोक्रेसी का थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट दोनों आपस में मैच नहीं करते, पहला। दूसरा, इसको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये एक तरह का स्ट्रेटजी था अमेरिका के द्वारा कि कैसे कम्युनिज्म, जो रसिया है, यूएसएसआर, जो अपना दबदबा ना बना ले इस बाइपोलर वर्ल्ड में, तो इसीलिए कम्युनिज्म को हमें कंटेन करने के लिए हम जैसा बताएंगे वैसा ही डेमोक्रेटिक टाइप हमारा जो मॉडल है ये लोग अपनाएंगे, तो एक तरह से कम्युनिज्म को स्प्रेड को हम लोग खत्म कर सकते हैं। यानी यूएस को यूएसएसआर से खतरा था, तो ऐसा माना गया कि ये एक स्ट्रेटजी है ताकि कम्युनिज्म को कंटेन किया जा सके। ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉक ने इसको जानबूझ के ये दिया है। ठीक है, वो हमारे ग्रोथ और गोल अचीवमेंट के लिए नहीं बनाया गया है, ये केवल कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। तीसरा है डीए इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल इन द सेंस कि आपको एक ही डायरेक्शन दिया गया कि पूर्व दिशा में जाओ तो पूर्व दिशा में ही जाओ, पश्चिम में जाओ तो पश्चिम में ही जाओ। ठीक है, तो यानी कि अगर ट्रूमैन ने हमें बोला था कि वेस्ट एंड रेस्ट है, ठीक है, और रेस्ट को वेस्ट की तरह बनना है, यानी कि एक खूब डायरेक्शन वो प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको हमारी तरह बनना है, इसलिए एक तरह से यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या थे, अनहैप्पी स्टेट थे। ठीक है, और हमें हैप्पी स्टेट बनना था वेस्ट की तरह। ठीक है, लेकिन 1960 के दशक में फेल हुआ, तो इसके अलावा कोई मॉडल नहीं था, यानी कि जो वेस्ट ने ही मॉडल दिया था उसको, उसी मॉडल को हमें अपनाया गया। लेकिन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर करना चाहिए था और भी सारे मॉडल को, जैसे चाइना का मॉडल था। ठीक है, इतना पॉपुलेशन होते हुए भी वहां पे रिमार्केबल डेवलपमेंट आया था, लेकिन उसके मॉडल को कंसीडर नहीं किया गया। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिटिसिज्म है। ठीक है, और ये फोकस करता है क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ। ठीक है, 1996 में एक रिपोर्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया कि जो पॉलिसी मेकर थे उस टाइम के, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो वो क्या थे, वो खुश थे कि कैसे देखो क्वांटिटी में ग्रोथ आ रहा है। 90s के बाद आप देखेंगे कि जीडीपी वगैरह में काफी उछाल धीरे धीरे आने लगा। ठीक है, लेकिन उनका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्रिटिसाइजेशन है कि वो क्वांटिटी पे फोकस करता है, क्वालिटी पे नहीं। यानी कि एक तरह से लोप साइडेड डेवलपमेंट है। जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है, वो तो आगे बढ़ रही है और गरीब होता जा रहा है। यानी कि जॉबलेस, वॉइसलेस, रूथलेस, ये सारी चीजों पे इनका फोकस नहीं था। इनका फोकस क्या था, केवल जीडीपी बढ़ रहा है तो इसलिए हमारा जो ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जीडीपी का बढ़ना ग्रोथ हो सकता है, ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट कब होगा कि जब आपके साथ में एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो न्यू बॉर्न है उन एजुकेशन, स्कूल ड्रॉप आउट, ये बहुत सारी चीजें आती हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो उन सब चीजों पे फोकस नहीं करके केवल क्वांटिटी पे फोकस किया गया है। तो ये एक तरह से लोप साइडेड डेवलपमेंट है, वन साइडेड डेवलपमेंट है। अगला बोलता है कि जनरल फेलियर ऑफ सोशल साइंस एंड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है जो कि नीफ एंड द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। ओपी द्विवेदी, ठीक है, इंडिया के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये बोलते हैं, ठीक है, इंडियन थ्योरिस्ट है, वो बोलते हैं कि जो थ्योरी है, जो पॉलिटिकल साइंस की ये जो थ्योरी दिया गया है, या जो ह्यूमैनिटीज के द्वारा ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी दिया गया है, इसी में गलती है। ठीक है, और इसके चलते ये सारा क्राइसिस आया है। मेथोडोलॉजी जो है वो सही नहीं है, डेवलपमेंट थ्योरी सही नहीं है, पॉलिटिकल थ्योरी सही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी सही नहीं है। तो ये क्रिटिसाइज करते हैं सीधे किस पे, थ्योरिस्ट पे, कि इनके जो थ्योरी दी गई है वही गलत है। चलते हैं आगे।
आगे देते हैं कि ये जो ओपी द्विवेदी हैं और इनके साथ मिलते हैं हेंडरसन, ठीक है, और ये अलग से अपना बोलते हैं कि ये थ्योरी होना चाहिए, थ्योरी नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये सारी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए किसी भी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने से पहले, यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो प्लान प्रोग्राम का, ठीक है, या कोई आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो उसमें ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, यही है स्ट्रेटेजी टू कंसीव डेवलपमेंट थ्योरी। डेवलपमेंट थ्योरी बनाने में आप इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ओपी द्विवेदी और हेंडरसन, ये काफी इलेबोरेट स्टडी करते हैं, ठीक है, किस पे, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे और डेवलपमेंट पे भी। और वो आते हैं कि दो चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी थ्योरीज आप बना रहे हैं। पहला, वो ह्यूमन नीड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि वो लोगों के जरूरत पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल नीड्स और इंटरेस्ट पे उसका फोकस होना चाहिए। दूसरा है कि सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस करना चाहिए इंडिविजुअल के नीड्स पे भी, और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि फ्यूचर के नीड को भी हम फुलफिल कर सकें, यानी कि इट शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। उसके बाद द्विवेदी और एंडरसन बोलते हैं कि 5 जो डेवलपमेंट मॉडल्स है उनको अगर हम लोग अपनाएं तो ये सही होगा। तो ये 5 मॉडल पे ये लोग चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि एक मॉडल इसमें से ज्यादा सही है। वो मॉडल कौन कौन सा था, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, कम्युनिस्ट, इस्लामिक, लिबरेशन थियोलॉजी और सर्वोदय मॉडल गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अब हम इन सब मॉडल को पढ़ेंगे नहीं, केवल ये स्ट्रेटजी अपना बता रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बनानी है। और उसके साथ साथ ये मॉडल भी बहुत सारे मॉडल पे चर्चा करते हैं, इस्लामिक मॉडल और कम्युनिस्ट का मॉडल। तो उसमें बोलते हैं कि जो सर्वोदय मॉडल जो दिया गया था गांधी के लिए, गांधी के द्वारा, वो सबसे बेस्ट मॉडल है। आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, और ये जो मॉडल है वो नीड बेस्ड मॉडल है, लोगों की जरूरत के अनुसार है, और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। अब यही दोनों चीज ये बोले थे ना कि कोई भी थ्योरी बनाने में आपको इन दोनों को चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, ह्यूमन नीड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये बोलते हैं कि इसमें नीड बेस्ड थ्योरी भी है, सर्वोदय मॉडल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। हालांकि बुक में अब ये सब थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया गया है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन गांधीयन मॉडल है तो हम लोग थोड़ा सर्वोदय मॉडल को देख लेते हैं, ठीक है। सर्वोदय जो वर्ड बना है, ये मॉडल जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये सर्वो और प्लस उदय से बना है। सर्वो मतलब सबका, उदय मतलब राइज, ठीक है, जैसे सूर्य उदय होता है ना, वैसे ही सर्वोदय का मतलब है राइज ऑफ ऑल, ठीक है। तो गांधी जी का फोकस इन सब चीजों पे था। जैसे गांधी जी का जंतर आप पढ़ते होंगे एनसीईआरटी की बुक में, गांधी टेलिस्मैन, और वो क्या था, ये वीक के इंटरेस्ट के लिए, जो पुअर सोसाइटी के लोग थे उनके इंटरेस्ट के लिए ये इनका मॉडल दिया गया था, सर्वोदय मॉडल, ठीक है। ये बोलते थे कि जो विलेज है उसी को रिपब्लिक बनाना है, ठीक है, यानी कि ये सेल्फ गवर्नेंस की बात करते थे, सेल्फ गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की तरफ, यानी कि ये बोलते थे गांधी जी कि हमने स्वराज्य से सुराज्य की तरफ जाना है, ठीक है, स्वराज्य होगा और सुराज्य भी होगा। दूसरा ये था, अब मेन यही है, हम लोग को फोकस करना है डेवलपमेंट पे इनका क्या था। तो ये बोलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट जो है वो ट्रिकल डाउन अप्रोच की तरह जो वेस्टर्न थ्योरी बताते हैं, लेकिन हमें नॉन असेंडिंग की सर्किल की थ्योरी हमें अपनानी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि जो गांधी का जो कंसेप्ट था डेवलपमेंट का, वो एक तरह से एंटीथेसिस था ट्रिकल डाउन अप्रोच का। अब ट्रिकल डाउन अप्रोच हम लोग पहले देखते हैं क्या है। जैसे आप दिल्ली ले लो या मुंबई ले लो या बेंगलोर ले लो, ठीक है, उसमें क्या है कि बेंगलोर को जनरल ये टेंडेंसी रहती है ट्रिकल डाउन अप्रोच में कि अगर बेंगलोर को हम लोग डेवलप कर दें तो उसके अगल बगल का एरिया खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्रिकल डाउन अप्रोच में तो हो जाएगा, जो सब अर्बन सिटीज हैं, मान लीजिए कि दिल्ली है, उसके बगल में नोएडा एनसीआर जो भी एरिया है, वो सारी चीजें डेवलप तो हो जाएंगी, लेकिन ये क्या होगा, एक तरह से इमिटेशन होगा, यानी कि दिल्ली के मॉडल पे ही उसके सब अगल बगल के मॉडल को हम लोग डेवलप कर दिया। अब क्या होगा कि दिल्ली पुरानी है, ठीक है, इसकी जो समस्याएं हैं अगर इसको आप कॉपी करके यहाँ लाओगे तो वो समस्याएं यहाँ भी आएंगी, ठीक है, आज नहीं आएंगी तो 10 साल बाद आएंगी। तो ट्रैफिक जाम पहले नोएडा वाले एरिया में नहीं लगता होगा, तो अब लगना शुरू हो गया होगा। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच यही कहता है कि एक सेंटर वाले सिटी को आप डेवलप करो, साइड बाई साइड अपने आप डेवलप हो जाएंगी। लेकिन गांधी बोलते थे कि इसमें समस्या है, ठीक है, इससे क्या होगा, एक हायरार्किकल सोसाइटी हो जाएगा। अगर एक सिटी ज्यादा डेवलप है और उसके आसपास के एरिया जो कम डेवलप है, तो उससे क्या होगा कि ये जो है क्लास, ये अपर क्लास टाइप हो जाएगा और ये यहाँ है लोअर क्लास टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखते भी होंगे कि
क्या है कि यहाँ से लोग मेट्रो से ट्रेन वगैरह पकड़ के कहाँ जाते हैं, यहाँ सर्विस करने के लिए जाते हैं इस एरिया में, ठीक है, जो मेन सिटी है। तो मेन सिटी आपको उपयोग कर रहा है, ठीक है, एज ए सर्वेंट, ठीक, तभी आप मेट्रो पकड़ के वहाँ जा रहे हो, काम कर रहे हो। तो एक तरह से क्या है कि ये एक हायरार्किकल सोसाइटी बना देगी। अगर हम लोग ट्रिकल डाउन अप्रोच को लेके आएंगे तो एक जगह ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, दूसरी जगह कम डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये हायरार्किकल सोसाइटी आएगी। और ये वेस्टर्न मॉडल इसी पे बेस्ड है, ठीक है, कि आप एक जगह करो तो साइड बाय साइड ट्रिकल डाउन अप्रोच हो जाएगा। लेकिन गांधीयन मॉडल, गांधी जी क्या कहते थे कि जो विलेज है आप उसको डेवलप कीजिए। कैसे डेवलप करेंगे? तो रूरल कॉटेज इंडस्ट्रीज को आप डेवलप कीजिए, ट्रस्टीशिप को डेवलप कीजिए, कोऑपरेटिव्स को डेवलप कीजिए। इससे क्या होगा? विलेज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये बोलते थे कि किसी एक पर्टिकुलर विलेज पे आपको फोकस नहीं करना है या टाउन पे फोकस नहीं करना है, सारे विलेज का आप विकास कीजिए, साइमल्टेनियसली सारे विलेज का विकास कीजिए। तो इससे क्या होगा कि डिस्पैरिटी नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमने बोला ना हायरार्किकल सोसाइटी, वैसा नहीं होगी, क्योंकि सारे डेवलप कर रहे हैं, सारे गांव छोटे छोटे सब डेवलप कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इंटर्न जो है नेशन खुद ब खुद डेवलप करेगा। यानी कि जो विलेज है एक तरह से सेंटर है, ठीक है। और अगर विलेज धीरे धीरे डेवलप करने लगेंगे तो ये एक इंटर्न क्या होगा कि जो सिटी भी है चारों तरफ से वो भी डेवलप करेंगे, ठीक है। यानी कि एक जो गांव है वो एक तरह से शहर की तरह डेवलप करेगा, दूसरा गांव भी है वो भी शहर की तरफ डेवलप करेगा। इससे धीरे धीरे पूरा नेशन डेवलप कर जाएगा और यहाँ पे कोई भी हायरार्की आपको देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा है गांधी जी सर्वोदय मॉडल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑटोमेशन इस सबको क्रिटिसाइज करते हैं कि ऑटोमेशन से जॉब जाएगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन से सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगा। तो ये गांधी जी बोलते हैं कि हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज को या ट्रेडिशनल नॉलेज जो कंजर्वेटिव नॉलेज है उसी को हमें अप्लाई करना होगा। गांधी जी का ये कहना था कि नेचर हैज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रीड। मतलब किसी के लालच के लिए नहीं है नेचर के पास, हालांकि जितनी जिसकी जरूरत है उसके अनुसार नेचर के पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद ये बोलते थे गांधी जी की पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो ग्रास रूट पे होना चाहिए, जो नीचे के लोग हैं उन पे होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 40 आया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। ये बोलते थे इन्वर्सन ऑफ पावर होना चाहिए, यानी कि जो पावर है ये बॉटम से टॉप की तरफ ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये अपोजिट है टू द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि ऊपर से अथॉरिटी हमको नीचे ही देनी है, नीचे की तरफ। लेकिन ये उल्टा बोलते हैं गांधी जी की अथॉरिटी जो है वो लोअर लेवल पे होना चाहिए और लोअर लेवल से ऊपर की तरफ फ्लो करना चाहिए, ठीक है, यानी पावर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करना चाहिए। तो आपको सर्वोदय मॉडल ये साइड से था, ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब ये लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेस्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये स्लो है तो आप इसको 1.5x या 2x पे देख सकते हैं। धन्यवाद।